नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा के 14 जून से होने वाले बजट सत्र के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सत्र के पहले दिन वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। सत्र के मद्देनजर सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति और विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक बुलाई गई। उधर बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस का कहना है कि राज्य के ज्वलंत मुद्दों को सदन में उठाने में पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। बेरोजगारी, महंगाई, भू कानून, लोकपाल, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए सदन में उतरेगी। आपको बता दें कि सदन के अंदर भी और बाहर भी गैरसैंण इस बार बड़ा मुद्दा बन सकता है। हरीश रावत ने ऐलान किया कि वो सत्र गैरसैंण में न होने के विरोध में 14 जून को भराड़ीसैंण में उपवास पर बैठेंगे और आंदोलन के लिए 100 लोगों को चिन्हित कर प्रेशर ग्रुप तैयार करेंगे। इसके अलावा हरीश रावत ने अन्य दलों के लोगों को भी इस आंदोलन में साथ आने की अपील की है। हरीश रावत का कहना है कि सरकार 4 धाम यात्रा का बहाना करके गैरसैंण को अनदेखा कर रही है, जिसका विरोध किया जाएगा और सदन से सड़क तक आंदोलन किया जाएगा। कुछ दुख, कुछ गुस्सा, 10 बहाने बनाकर अंत में श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बजट सत्र देहरादून में ही आयोजित करने का फैसला किया। बड़े बहाने बनाए गए गैरसैंण में जाने। 2 ऐसे महारथी जो अपने को राज्य आंदोलन का पुरोधा कहते हैं, उन्होंने 4 धाम यात्रा के संचालन का बहाना बनाकर गैरसैंण में सत्र न होने की वकालत की। हम तभी समझ गए थे इरादा नेक नहीं, लेकिन श्री पुष्कर सिंह धामी और उनके संसदीय कार्य मंत्री ये भूल गए कि उत्तराखंड की विधानसभा ने संकल्प पारित किया है, प्रस्ताव पारित किया है कि बजट सत्र हमेशा गैरसैंण में होगा जब तक वस्तुतः पूरी राजधानी गैरसैंण में नहीं चली जाती, वहाँ से संचालित नहीं। और उस पवित्र काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन अब बजट सत्र गैरसैंण में नहीं है और बजट सत्र ही नहीं बल्कि इस वर्ष शायद ही गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करना चाहूँगा, विरोध पक्ष के विधायक गणों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो धामी सरकार के खिलाफ मानहानि, विधानसभा की अवहेलना का, विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव लेकर के आए, बल्कि नियमों के तहत वो निंदा प्रस्ताव भी राज्य सरकार के खिलाफ लेकर के आ सकते। जनता तो निंदा कर ही रही है, विधानसभा को भी पहले दिन ही राज्य सरकार की निंदा करनी चाहिए कि उन्होंने विधानसभा की अवहेलना की और मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और यही कारण है कि हमने पिछले चुनाव में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का जो वादा किया था उसे हमारी पार्टी की सरकार ने पूरा किया और वहाँ पर विधानसभा के सत्र भी आयोजित किए तथा उसके विकास के लिए एक वृहद योजना भी तैयार की गई जिस पर काम चल रहा है। जहाँ तक वर्तमान सत्र का सवाल है तो इसे भी मूल रूप से गैरसैंण में ही करने का विचार था, लेकिन इस समय प्रदेश में जिस प्रकार से बहुत बड़े स्तर पर यात्रा चल रही है और पूरी सरकारी मशीनरी उसमें जुटी हुई है, इस कारण को देखते हुए जो सत्र है उसको गैरसैंण के स्थान पर देहरादून करने का
निर्णय लिया गया, क्योंकि गैरसैंण में करने से यात्रा के प्रबंधों में दिक्कत आने की संभावना थी। तो जनहित को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड के हित को ध्यान में रखते हुए सत्र का स्थान बदला गया। आगे निश्चित तौर पर हमारी सरकार सत्र गैरसैंण में करेगी और पहले भी करती आई है। 14 तारीख को नियम 310 से लेकर नियम 58 से लेकर हम उन मुद्दों को सदन में उठाएंगे भी और सरकार को बात भी करेंगे जवाब देने के लिए। और हमारा हमने पहले भी कहा है कि हम सदन में भी मुखर होंगे और सड़क पर भी मुखर होंगे। संगठन से लेकर विधानमंडल तक दोनों ही मुखर होकर हम जन की आवाज़ बनेंगे। नौजवानों की हाथों में आज काम नहीं है, रोजगार नहीं है, विज्ञप्तियाँ जारी नहीं हो रही हैं, 4 धाम। देखिए, हरीश रावत जी केवल और केवल दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। हरीश रावत जी आज गैरसैंण को याद कर रहे हैं। 5 वर्ष वो भी रहे सत्ता में, कांग्रेस 10 वर्ष सत्ता में रही। कांग्रेस ने क्यों नहीं गैरसैंण को लेकर संज्ञान लिया? उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, कांग्रेस का कोई योगदान नहीं। कांग्रेस के तो एक पूर्व नेता ने कहा था उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा। आज कांग्रेस के लोग जो है दिखावा कर रहे हैं गैरसैंण पर। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। कांग्रेस का क्या योगदान है? कांग्रेस केवल और केवल दिखावे की राजनीति करती है। और सत्र की जो बात कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को समझना चाहिए कि 4 धाम यात्रा कितने जोरों पर चल रही है। 1 महीने के अंदर 25 लाख श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर आ चुके हैं। अधिकारियों से बात हुई थी, भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्र करना चाहती थी, पर चूंकि इस बार कोरोना काल के 2 वर्षों बाद यात्रा शुरू हो रही है, अत्यधिक यात्री आ रहे हैं और पूरे रास्ते और राजमार्ग जो है जाम है, इस कारण हम वहाँ पर सत्र आयोजित नहीं कर रहे हैं, देहरादून में कर रहे हैं। सारी बातचीत के बाद हमेशा सत्र वहाँ हुए हैं, व्यवस्थाएं बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अचानक 1 गुना 2 गुना नहीं, 20 से 25 गुना जो है यात्री आए और इतने यात्रियों को संभालना अपने आप में चुनौती है। हम उन चुनौतियों को भी स्वीकार कर रहे हैं, उन पर भी काम कर रहे हैं, सब यात्रियों का भी ख्याल किया जा रहा है और सत्र भी सुचारू रूप से हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। अधिकारियों के वार्ता के बाद ही ये तय हुआ कि सत्र इस बार देहरादून में ही करना जरूरी है, क्योंकि यात्रा के कारण बहुत सारी अव्यवस्थाएं उधर फैल सकती हैं। चलिए, इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 4 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका पहले परिचय करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भास्कर चुग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। और दिनेश शक्ति त्रिखा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संजीव जी, तैयार हैं आप? गैरसैंण के मसले पर पूरी तरीके से विपक्ष ने आपको घेरने की रणनीति बना ली है। हरीश रावत तो ऐलान कर चुके हैं कि वो विधानसभा के बाहर बैठकर धरना लगाएंगे और आपसे पूछेंगे कि गैरसैंण में क्यों नहीं रखा गया इस बार का ग्रीष्मकालीन सत्र। पल्लवी जी, मेरे से पूछा? जी सर, आप ही से पूछा है विपक्ष की तैयारियों के बारे में। पल्लवी जी, भैया इसका बंद कर दो। पल्लवी जी देखिए, अभी ग्रीष्मकालीन सत्र बजट सत्र होने जा रहा है और साथ ही 4 धाम हमारी जो यात्रा है वो भी इस समय अपने चरम पर है, जहां पर 20-25 लाख श्रद्धालु मात्र 1 महीने के अंदर वहां पर पहुंचे हैं। और जबकि आप यदि पिछला आकलन यदि करते हैं तो 32,40,000 यात्री पूरे 6 महीने में जा पहुंचते हैं। वहीं 1 महीने के अंदर यदि 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा पे आए हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त एक लोड और कितनी बड़ी चुनौती राज्य सरकार के ऊपर है। और हम उस चुनौती को स्वीकार भी कर रहे हैं और तमाम यात्रा को पूरी तरह से सुव्यवस्थित करने का अपनी तरफ से प्रयास भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और सर, हर साल आपको यात्रा चलानी है संजीव जी, हर साल ग्रीष्मकालीन सत्र भी होगा। आप तो कह देंगे कि यात्रा चल रही है, माफ कीजिएगा, हो नहीं पाएगा इस बार भी। पल्लवी जी, मेरे को बात पूरी होने दीजिए प्लीज। पल्लवी जी देखिए, यात्रा भी चलेगी और सत्र भी चलेगा। यात्रा भी चले, सत्र भी चले, दोनों अच्छी तरह से
सुव्यवस्थित तौर पे चले। लेकिन मैं आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ, ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने बनाई है गैरसैंण में, उसका निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसको संवारने का काम भी हम ही लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से 25,000 करोड़ का एक कॉर्पस फंड हमने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए पहले से रखा है, तो और केवल ऐसा नहीं है कि ग्रीष्मकालीन सत्र ही हम गैरसैंण में करेंगे, हमने वहां पर मानसून सत्र भी किया है, हमने वहां पर शीतकालीन सत्र भी किया है, और तमाम समय पर हम जो जितने भी सत्र हैं उनका आयोजन गैरसैंण में भी करेंगे। लेकिन क्योंकि इस समय पूरे उत्तराखंड की साख हमारे उसको बचाने का काम भी सरकार ने करना है। तमाम जितने यात्री बाहर से आ रहे हैं वो एक अच्छा फीडबैक लेके यहाँ से जाएं, उनकी सुविधाओं का, उनके आवागमन का सब ध्यान भी सरकार को रखना है, और सरकार अपनी तरफ से पूरा ख्याल कर रही है। और मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी को केवल एक विरोध के लिए विरोध करना है, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनको अपनी परिपाटी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। मुद्दे हैं सर, उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संजीव जी, सिर्फ गैरसैंण का मसला नहीं है, और भी अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष आपको घेरने की तैयारी कर चुका है। उससे पहले मैं दोनों मेहमानों का भी एक एक रिएक्शन ले लेती हूँ। भास्कर जी, कितनी बार बताना पड़ेगा कि इस बार गैरसैंण में क्यों नहीं हो पा रहा है सत्र? बार बार एक ही बात सुनकर क्या आपको अच्छा लगता है, या आपको लगता है कि मैं बार बार एक ही बात सुनूंगा तो कोई ना कोई तो उसमें बात ऐसे निकल आएगी जो हम पकड़ लेंगे और उसके बाद विरोध का हमारे पास एक अच्छा खासा जरिया हो जाएगा? सबसे पहले पल्लवी जी आपको नमस्कार करना चाहूंगा, अपने साथी जो आपके मेहमान है उनको भी नमस्कार करना चाहूंगा। एएनबी न्यूज से तमाम दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात को ये कहना चाहूंगा कि एक ही बात को बार बार कहने की आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि एक ही बात को समझने के लिए सरकार आज तैयार नहीं है। तो वो बात आज हरीश रावत जी जैसे नेतृत्व को कहनी पड़ रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैरसैंण आपने बना दी, लेकिन गैरसैंण का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा डेवलप भी कांग्रेस ने करने का काम किया था। इन लोगों के तो आंकड़े मुझे समझ में नहीं आते कैसे हैं। कल जो है भाजपा के संजीव जी बीच में मत बोलिए प्लीज, झूठ नहीं मत बोलिए संजीव, आप झूठ मत बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल। आप झूठ मत बोलिए, आप एक नंबर के झूठे आप लोग हैं, आप लोग एक नंबर के झूठे, भ्रमित करते हैं आप जनता को, झूठ बोलते हैं आप लोग, करते हैं, बेकार की बात करते हैं, आप शर्म नहीं आती आप लोगों को। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं ना सर, एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आप लोग बहस कर लीजिएगा आपस में। पहले एक बार रिएक्शन हो जाए सबके। भास्कर जी, कल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इसी चैनल पर बैठकर कह रहा था कि 18 लाख यात्री आए, आज वो 18 लाख यात्री इनके 25 लाख यात्री बन जाते हैं। और उस दिन इसी चैनल पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि हम जो है अगली बार 1 करोड़ से ज्यादा यात्री आए। जब आप 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की डिमांड करते हो और हम चाहते हैं कि आए 1 करोड़ के 5 करोड़ यात्री आए, तो उसकी व्यवस्था आपको ही तो बनानी पड़ेगी। और जब ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है, तो ग्रीष्मकालीन यदि सत्र वहां नहीं होगा तो किस बात की राजधानी? पहाड़ के दुख दर्द को समझने के लिए गैरसैंण को राजधानी बनाया गया। गैरसैंण में पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम हरीश रावत जी ने किया। वहां पर विधान भवन बनाया, वहां मंत्री आवास बनाए, वहां पे कर्मचारियों के, अधिकारियों के आवास और उनके कार्यालय बनाए। ये सारा काम हरीश रावत जी कर गए और उसके बाद इन्होंने खाली पैसे की घोषणा करी, बजट की घोषणा करी, और उस मार्ग पर आगे एक कदम भी ये लोग नहीं चले। ग्रीष्मकालीन राजधानी रहेगी गैरसैंण, ये घोषणा किसने की थी? ये घोषणा तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने की थी, लेकिन उस पर चले कहाँ, बनाई कहाँ? सत्र देहरादून में तो राजधानी किस बात की ग्रीष्मकालीन? नहीं, जब से घोषणा हुई है तब से क्या गैरसैंण में एक बार भी सत्र नहीं चला सर? नहीं, जब सत्र चलाओ 3 दिन के लिए वहां गए और भागते दौड़ते वापस आ गए, इसे राजधानी कहते हैं? राजधानी का मतलब है सारे कार्यालय वहां से चले, वहीं पर रहें अधिकारी पूरे ग्रीष्मकाल। ये कैसी राजधानी है? चलिए दिनेश शक्ति त्रिखा जी, गैरसैंण आखिर इतना गैर क्यों? विपक्षी दलों के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है कि आप चुनाव के लिए इसे उठा लें, उसके बाद जब आप कोई भी पार्टी विपक्ष में आ जाए वो अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए गैरसैंण का मुद्दा उठाकर रखें, जिंदा रखना है बस इस मसले को हर हाल में? जी नमस्कार। नमस्ते सर। मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, भाजपा के जोशी जी के सामने भी एक बात आती है और इनको समझने और मंथन करने की जरूरत है।
जिस वक्त कांग्रेस भाजपा ने मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड का गठन किया, उस वक्त ये हुआ था कि राजधानी जो है वो पहाड़ पर होगी और निर्णय लिया गया था कि राजधानी गैरसैंण में होगी। जब सत्र की बारी आती थी उस वक्त यही उठाते थे भाजपा के लोग, ये जोशी जी ही बैठे सामने, यही धरना प्रदर्शन करते थे कि गैरसैंण के अंदर राजधानी होनी चाहिए और वहाँ पर जो है शीतकालीन जो सत्र है वो वहीं पर होना चाहिए, वो देहरादून राजधानी में नहीं होना चाहिए, जबकि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। उसके ऊपर ये चलते रहे, बातें होती रही और भाजपा के धरना प्रदर्शन होते रहे। तवेंद्र सरकार जी आए, तवेंद्र सरकार जी ने वहाँ पर गैरसैंण राजधानी का जो है पत्थर रख दिया गया कि यहीं पर गैरसैंण के अंदर राजधानी होगी तो शीतकालीन जितने भी सत्र होंगे वो यहीं पर होंगे। और वहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। वो करोड़ों रुपए भाजपा के नहीं थे, वो करोड़ों रुपए जनता के थे। आज भाजपा अपने ऊपर श्रेय ले कि वो निर्माण हमने किया, निर्माण हमने जरूर किया, लेकिन हरीश रावत जी ने सारा रख रखाव भाजपा के कहने पर, भाजपा की तरह भाजपा जो चाहती थी उस हिसाब से गैरसैंण का रख रखाव और वहाँ के रहने का इंतजाम हरीश रावत जी के माथे पर जाता है, ना कि भाजपा के माथे पर ना। उसके बाद जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने वहाँ गैरसैंण के लिए 3 दिन के लिए अपना सत्र बुलाया, 3 दिन के सत्र के बाद वोट छठा फिक्स हो गया, कोई आदमी पहुंच नहीं पाया। पत्रकार भी सत्र में जब पहुंचे थे सत्र खत्म हो चुका होता था, क्योंकि वहाँ पर पत्रकारों को रहने की जगह गैरसैंण से कम 25-30 किलोमीटर दूर थी, क्या खाने का इंतजाम नहीं था, पानी का इंतजाम नहीं था और गैरसैंण में त्रिवेंद्र सिंह की जिद की वजह से सत्र रखा गया तो राजधानी बनाई गई। उसके बावजूद जब दूसरा सत्र आया उसके अंदर भी यही रहा और जोशी जी को शायद याद होगा उस सत्र के अंदर धामी जी के साथ जो सूतू में हुई और वहाँ पर जो एक दूसरे पर लाशें लगे और त्रिवेंद्र सिंह जी का तख्ता पलटा और तीरथ सिंह रावत जी आए, उसका कारण भी यही है कि शीतकालीन सत्र नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये कहते हैं कि 18 लाख हमारे आए, वो मैडम बोल गई थी डोरा। उसके बाद कल की सत्र के अंदर इन्होंने बोला कि हमारे इतने 18 लाख से ऊपर आ गए। आज वो ये बोल रहे हैं कि 23 लाख आ गए। ये सच, ये जो आंकड़ा है ये दिन ब दिन भाजपा जा रहा है, यह पब्लिक को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए किया जा रहा है। आज 14 तारीख को सब देहरादून में मना होगा, बजट रखा जाएगा और जो 23 इन्होंने पॉइंट पास किए आज उन्होंने पारित कर दिए हैं, बाकी 12 पॉइंट ऐसे हैं जो अभी पास पटन से होने हैं। ये सारी चीजों को भाजपा अपने ध्यान में क्यों नहीं रखती? हम कहते कुछ करते कुछ है। ये बात बिल्कुल सही है कि गैरसैंण की राजधानी की मांग भाजपा ने की थी और इसके ऊपर शुरुआत इन्होंने की थी और हरीश रावत जी ने अपना पूरा टाइम, पूरा वक्त गैरसैंण के ऊपर उसको सजाने संवारने में लगाया। आज जब वहाँ पर सत्र आया तो पहले भी तो होता था 4 धाम यात्रा सत्र के टाइम। आज कोई अनोखी बात हो गई कि सत्र के टाइम अगर 4 धाम यात्रा हो रही है तो गैरसैंण सत्र नहीं हो सकता। इनका पहला सत्ता धामी जी, और धामी जी आपकी ही मांग थी गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए और आज आप भी वहाँ से भागकर देहरादून आके सब करना चाहते हैं। इसके कारण क्या है, ये अगर आप जनता को और हम लोगों को बताएं तो शायद बहुत अच्छा लगेगा। शायद जोशी जी को मालूम हो, जोशी जी ही बता दें ताकि इनकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, ताकि पता लगे कि गैरसैंण से आकर देहरादून में वो गैरसैंण की राजधानी हटाकर देहरादून में क्यों सत्र करना चाहते हैं, ये आप जोशी जी बताएंगे और हम समझेंगे। बीजेपी से संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए संजीव जी, आपसे इतने सारे सवाल कर लिए दिनेश जी ने और वो तो वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सवाल कर रहे हैं, विपक्ष में भी नहीं है। पल्लवी जी, बड़ी एक माफी के साथ बोलना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई दिनेश जी कई बार
बात करते करते बायस होकर बात करने लग जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल कांग्रेस की ही भाषा बोलने लग जाते हैं और ये स्वतंत्र पत्रकार के लिए कोई एक अच्छी चीज नहीं है। आपको बिल्कुल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर अपनी बातों को यहाँ पे रखना चाहिए तो बहुत अच्छा लगेगा। बात रही यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी की, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने करी। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करी और आपने कहा कि आपने इससे पहले एक सवाल किया था कि हर बार चारधाम यात्रा होगी जी, हर बार चारधाम, मैडम इको हो रहा है, ठीक करवा हर लीजिए। बार चारधाम यात्रा होगी और हर बार सत्र होगा, तो आप क्या हर बार यही एक्सक्यूज देंगे? जी, बिल्कुल नहीं। पल्लवी जी देखिए, इस बार यात्रा का लोड कई कई गुना हो रखा है। मैं सोचता हूँ 5 से 10 गुना इस समय लोड है और अगली बार जो सत्र होगा, जो गर्मियों की यदि आप बात कर रहे हैं, ग्रीष्म की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो वर्तमान का हमारे जो प्लानिंग्स हैं, हम उसी हिसाब से प्लानिंग भी करेंगे अपनी कि हमारा इतना यात्रा में इतने लोग आ रहे हैं, तो या तो हम एक सेपरेट रूट ऐसा होता नहीं है ना संजीव जी। देखिए, प्लानिंग तो इस बार भी आप लोगों ने की थी, लेकिन ये आप ही की तरफ से आधिकारिक बयान आया है कि जानकारी नहीं थी कि इतनी संख्या में लोग आ जाएंगे। तो ये जानकारी तो कभी नहीं रख पाएंगे ना सर आप। प्लानिंग कुछ लोगों की करेंगे, आएंगे उससे ज्यादा। और अभी बात एकदम सही कह रहे थे भास्कर जी। कल जो प्रवक्ता बैठी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ चर्चा में, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अगले साल 1 करोड़ श्रद्धालु आए। अब आप सोच लीजिए 1 करोड़ अगर आएंगे तो कहां से हो पाएगा गैरसैंण में सत्र? पल्लवी जी देखिए, उन्होंने जो भी कहा वो उनकी अपनी भावना रही, लेकिन मैंने साथ ही ये भी बोला है कि अमूमन यदि आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो पूरे माह भर में लगभग 4 लाख 5 लाख के आसपास, भाई बात 4 लाख 5 लाख के आसपास यात्री आया करते थे। इस समय लगभग वो आंकड़ा 20 लाख के आसपास पहुंच रहा है और हमने यात्रा को सुव्यवस्थित रखना है, क्योंकि बाहर से, देश से, विदेश से, अन्य राज्यों से लोग आ रहे हैं। वो यहाँ से एक अच्छा फीडबैक लेके जाएं, उनको किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, कोई दिक्कत ना हो और हमारा सत्र भी चलता रहे और हमारी चारधाम यात्रा भी सुव्यवस्थित तौर पे चलती रहे। तो मैं सोचता हूँ इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई राजनीति करने का कोई इतना बड़ा विषय नहीं है और कांग्रेस पार्टी को भी और विपक्ष को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेट करें। ये राज्य आपका भी तो है, ये आपका भी राज्य है और यदि आप इस तरह से एक भ्रम का वातावरण यहाँ बनाएंगे, झूठ का वातावरण बनाएंगे, बार बार एक ही बात को 10 बार बोल के झूठ बोलने का काम करेंगे, तो मैं सोचता हूँ पहले कांग्रेस पार्टी की छवि बहुत खराब है और ज्यादा खराब होने का काम वो लोग स्वयं कर रहे हैं। वो लोग और ज्यादा अपनी छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। आप जितने लोग बाहर से आ रहे हैं चारधाम यात्रा पर, आप लोगों को भी एक इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए ताकि लोगों के अंदर भ्रम का स्थिति ना हो, भ्रम का वातावरण ना हो। लोग यहाँ से उत्तराखंड आने से कतराए नहीं, बल्कि उत्तराखंड की ओर हमारा टूरिज्म और ज्यादा बढ़े, उससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, आर्थिकी बढ़ेगी, आर्थिकी सुदृढ़ होगी और उत्तराखंड आपको लगता है कि विपक्ष स्वावलंबी यात्रा को होगा। प्रभावित कर रहा है? आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष ने पूरी तरीके से यात्रा को प्रभावित कर दिया? पल्लवी जी देखिए, जब वो बार बार डिफेम करेंगे, बार बार कहेंगे कि यात्रा व्यवस्थित नहीं चल रही है और इसी तरह के अनर्गल बयानबाजी करते रहेंगे, तो बार बार एक बात को सुन के आदमी के दिमाग में एक भ्रम का स्थिति तो पैदा होगी ना। चलिए बताइए भास्कर जी, ये गैरसैंण के अलावा और कौन से मुद्दे हैं आपके पास इस बार जिन पर आप जोर शोर से
चर्चा तो करना चाहेंगे ही और हंगामा भी मचाएंगे, वो रणनीति भी आप लोगों ने तैयार कर रखी है। और दूसरा बड़ा बयान दे गए संजीव वर्मा जी कि यात्रा को प्रभावित करने का काम कर रहा है विपक्ष। देखिए, गलत तरीके के आरोप कभी भी नहीं लगाने चाहिए। और सबसे पहले मैं बात वहीं से शुरू करना चाहूंगा जहां भाजपा के प्रवक्ता ने बात शुरू करी है। पत्रकार यदि सच बोलता है, और इतना वरिष्ठ पत्रकार जिसको अपना कोई लालच किसी तरह का नहीं है, इतना वरिष्ठ पत्रकार यदि सच बोलता है तो आप जो है उसे कांग्रेसी बता देंगे? ये कौन सा तरीका हुआ? सच बोलने वाला वास्तव में कांग्रेसी होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात को सिद्ध कर दिया पत्रकार महोदय को कांग्रेसी बताकर। मैं इस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हर सच्चा व्यक्ति, हर सच्चा पत्रकार आपकी निगाह में कांग्रेसी है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि यात्री ज्यादा है। आपके प्रवक्ता ने ही कहा था कि यात्री 1 करोड़ आने चाहिए। हमारी कामना ये है कि यात्री 5 करोड़ आए। तो क्या 5 करोड़ यात्री आए या 1 करोड़ यात्री आए तो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बावजूद क्या वहां पर सत्र आयोजित नहीं होगा? आपने कहा था कि प्लानिंग नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। आपने कहा नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल होगा। मैं कह रहा हूँ, भास्कर जी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल होगा। जब तक आप डिबेट को हमेशा, जब भी आप बात करते हैं, हमेशा डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं। जब मैं बोला आप बोले क्या बीच में, आप बोले मैं बोला क्या बीच में? क्यों बीच में बोलते हैं? मुझे अपना टाइम लेने दीजिए, आप अपने टाइम में बोल लीजिएगा अपनी बात जो आपने बोलनी है। ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट का। आप ये कह रहे हैं, हेलो जी आवाज आ रही है चुक साहब? हाँ, भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगली बार हम प्लानिंग करेंगे। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस बार प्लानिंग की कमी थी? यदि सरकार इस बात को स्वीकार करती है तो हम चुप हो जाएंगे। आप कह दें कि हमारे पास प्लानिंग की पूरी तरह कमी थी, हमें आइडिया ही नहीं था कि यात्री इतने आ जाएंगे, हमें आइडिया ही नहीं था कि हम सुख सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, हमें आइडिया ही नहीं था कि लोगों के पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होगी, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, हमें आइडिया ही नहीं था कि हमारी व्यवस्थाएं इतनी खराब रहेंगी कि गाड़ियां गिरेंगी, लोगों को जान गंवानी पड़ेगी। और आपने ये कहा कि भाजपा की जो प्रवक्ता ने 2 दिन पहले जो बात कही थी वो उनकी अपनी भावना है। मैं यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता को सुनता हूँ तो या कोई भी सुनता है तो वो ये मानता है कि ये भाजपा की भावना है क्योंकि प्रवक्ता भाजपा का है। तो क्या ये अपनी अपनी निजी भावनाएं व्यक्त करने आते हैं भाजपा के प्रवक्ता? और दूसरी बात, आपने कहा कि यात्रा को सुव्यवस्थित रखना है। बहुत अच्छी बात है, आप यात्रा को सुव्यवस्थित रखिए। आप यात्रा को इस बार सुव्यवस्थित वाकई में नहीं रख पाए, लेकिन यात्रा के साथ साथ क्या उत्तराखंड को सुव्यवस्थित नहीं रखना है? उत्तराखंड के जलते सवालों का क्या होगा? जब तक गैरसैंण राजधानी नहीं बनेगी उत्तराखंड की, तब तक मंत्रियों को, अधिकारियों को, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, कर्मचारियों को कैसे पता चलेगा कि पहाड़ का व्यक्ति किस हालत में अपना जीवन गुजार रहा है? कैसे पता चलेगा कितने कितने किलोमीटर दूर से उसे पानी लाना पड़ता है? कैसे पता चलेगा उसको स्कूल जाने के लिए 12-13 किलोमीटर चलना पड़ता है? गैरसैंण राजधानी की मांग इसलिए तो हुई थी कि पहाड़ के असली जनजीवन को कम से कम सत्ता देख ले, अधिकारी देख ले, उसे समझ ले। क्यों देहरादून के अंदर, स्वर्ग के अंदर, सचिवालय के अंदर बैठकर सारी नीतियां पहाड़ के लिए बनाई जाती हैं? जिस पहाड़ को आप जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो कैसे नीतियां बनाओगे? और कांग्रेस की छवि की चिंता आप जो कर रहे हैं, आप कांग्रेस की छवि की चिंता ना करें। आपने सब खुद कह दिया कि पत्रकार ने सच बोला है तो पत्रकार कांग्रेसी हो गया, किसी व्यक्ति ने सच बोला तो वो कांग्रेसी हो गया। हमारी छवि तो भगवान की कृपा से इतनी अच्छी है कि जो सच बोलता है उसे कांग्रेसी माना जाता है। और अगर लोग आने से कतराते हैं तो यह सरकार की असफलता है, ये आपकी असफलता है, आपकी पार्टी की असफलता है। आपकी छवि इतनी अच्छी थी सर, तो ये विधानसभा चुनाव में हार क्यों गए? भास्कर जी एक सेकंड संजीव जी, आपकी छवि इतनी अच्छी थी, आप इतने पाक पवित्र थे, इतने ईमानदार थे, तो ये विधानसभा चुनाव के नतीजे पलट कैसे गए सर? और तो और अभी जो चंपावत में उपचुनाव हुआ वो नतीजा तो आपके लिए इतना खराब रहा। मैडम मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि बीच में नहीं बोलेंगे, संजीव जी पूरी बात सुन लेंगे। हाँ बताइए, ईवीएम हैक की गई कि चुनाव आयोग ने धांधली की? मैडम 1950 से लेके 1989 तक हिंदू महासभा, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की छवि भगवान की कृपा से इतनी ज्यादा खराब थी कि इन लोगों को लोग जो है सत्ता में 2 सीट और 4 सीट तक सीमित रखा। और उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार बनी और वाजपेयी जी की सरकार के बाद जब मनमोहन सिंह जी 5 साल के लिए अल्पमत की सरकार लेकर आए तो जनता इतनी खुश हुई कि उनको पूर्ण बहुमत की सरकार अगली बार दी। 10 साल तक अटल बिहारी जी की सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं दी। ये लोकतंत्र है।
संजीव जी, मैंने कहा था पहले कि बीच में मत बोलिएगा, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी हारती है, कुछ परसेंट वोटों का अंतर होता है। और जहां तक छवि का सवाल है, छवि की आप लोग चिंता मत कीजिए, आज हम हारे हैं, कल को हम जीत के आएंगे। कांग्रेस को तो अंग्रेजी जी कहते थे कि हम खत्म कर देंगे, अंग्रेज खत्म नहीं कर पाए। इस देश के अंदर अन्ना जैसे फर्जी आंदोलन हुए, वो कहते थे कांग्रेस को खत्म कर देंगे, खत्म नहीं कर पाए। कांग्रेस लौट कर आएगी, दोबारा आएगी और जनता का विकास करेगी, उत्तराखंड का विकास चलिए, करेगी, इस देश को ठीक है। फिर से समृद्ध बनाएगी। चलिए, बहुत हम तो यही चाहते हैं सर, बहुत उम्मीदों के साथ कि हाँ ठीक है, जनता का विकास हो, पहाड़ों का विकास हो, हम तो खुद ही ये चाहते हैं। अब देखना ये है कि दोनों पार्टियों में से कौन सा ये काम कर पाएगा। दिनेश शक्ति जी, आपका रुख कर लेती हूँ, बताइए सर। कह रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता भास्कर जी कि जो सच बोलता है वो कांग्रेस ही होता है। दिनेश शक्ति जी। अग्नि जी, आपके साथ मेरा कम से कम 5 या 6 सेशन होगा। जी जी जी। हर बार भाजपा ने यही कहा कि आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन भाषा आप विपक्ष की बोल रहे हैं। आज भी हमारे वर्मा जी ने, रवि वर्मा जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको जोशी जी कॉल किया। तो वर्मा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने जब तक भी आपके सामने शासन किया, आप भी उस वक्त थे, मुझे याद है अच्छी तरह, उस वक्त भी गैरसैंण की राजधानी बनने के लिए आपने भी धरने प्रदर्शन किए, बड़ी बड़ी भाषाएं बोली, बड़े बड़े लोगों को भ्रमित किया। तो वो काम आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से करवा लिया। डेवलपमेंट कांग्रेस ने किया, इस बात को आपको नहीं भूलना चाहिए। मुझे भी कोई ऐसा लालच नहीं है भाजपा से या कांग्रेस से जिससे कि मैं उसकी अच्छाई करूं या उसकी बुराई करूं। जो सच्चाई है वो यही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गैरसैंण का अनाउंसमेंट किया, आपने पैसा लगाया, पैसा खर्च किया, डेवलपमेंट करने की कोशिश की, जिसको पूरी की हमारे हरीश रावत जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री थे उस वक्त। आज जब सत्र को आना चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है कि गैरसैंण को राजधानी बनाने का मकसद सिर्फ यही था, पहाड़ को डेवलपमेंट करना। पहाड़ के ऊपर अगर जो बाहर से टूरिस्ट आता है या बाहर से कोई आता है या फॉरेन कंट्री से कोई आता है, वो पहाड़ के सुंदरता को देखे, पहाड़ को देखने के आए। पहाड़ की वजह से यहाँ पर आज की फिल्में बननी शुरू हुई, पहाड़ की वजह से ही आज के यहाँ फिल्म स्टार के आने शुरू हुए। उससे पहले कौन आता था? ये भी एक सोचने की बात है वर्मा जी। तो मेरे कहने का सिर्फ आपसे यही तात्पर्य है कि आप सच्चाई समझिए। आप हमेशा झूठ का सहारा मत लीजिए। झूठ के सहारे कितने दिन सरकार चलती है? फिर वही वाली बात कर रहे हैं आप। झूठ ही बोलते चले आए हैं, सच अभी तक आप झूठ ही बोलते चले आए हैं। नतीजा क्या निकल रहा है? वो वही कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं आप, फिर वही कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। कौन से 2014 से बात, कौन से नहीं 2014 से 2014 से देश का कौन सा अहित हुआ बताइए? 2014 से देश का कौन सा अहित हुआ ये बताइए आप। यहाँ पर देश की चर्चा नहीं हो रही है। पहले आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, आप दिनेश त्रिखारी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई तरीका नहीं है। उत्तराखंड पहले आपसे उनकी बात सुनने दो ना, आपसे चुप रहो, क्या होता है तरीका? ये उनकी बात तो सुनने दे रहे आप। आज आपके सामने गैरसैंण जो है वो तीर्थ यात्रियों के लिए डिस्टर्ब हो रहा है कि तीर्थ यात्रियों को गैरसैंण डिस्टर्ब कर रहा है। इसीलिए हमने गैरसैंण का सत्र जो है वो देहरादून बुलाया, तो देहरादून सत्र चलेगा। इससे सत्र का और 4 धाम का इससे पहले क्या मतलब था? जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वहाँ पर गैरसैंण में 3-4 दिन तक उन्होंने सत्र चलाया, तो क्या 4 धाम उस वक्त नहीं था? ये वर्मा जी सोचने की बात है, ये पार्टीबाजी की बात नहीं है, जनता की बात है। सही पूछो तो मुझे इतने साल देहरादून में रहते होंगे, मैं भाजपा के ऑफिस में कम से कम 15-20 बार गया हूँगा। कांग्रेस के दफ्तर में आज तक एक बार नहीं गया हूँगा, जबकि जवान करनाल भवन से उसके बाद में कांग्रेस भवन में गया ही नहीं। मुझे ये भी नहीं मालूम कि कांग्रेस भवन का कट्टा घट्टा कौन है क्या नहीं। अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए वर्मा जी, जो आपके दिमाग में भरी हुई है, मेरे लिए नहीं सबके लिए भरी हुई है। झूठ का सहारा कभी कभी चलता, हर बार नहीं चला करता। इसीलिए जो सच्चाई है उसे सुनने की हिम्मत रखिए और उसके हिम्मत सच्चाई से जवाब दीजिए। आप अपने 8 साल के अंदर सच्चाई कितनी हुई है, सच्चाई कितनी की गई है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, जनता भी अच्छी तरह जानती है। आप अपनी सच्चाई पे रहिए,
और हम अपने झूठ में बोलेंगे, क्योंकि पत्रकार है वो जनता को तो देखते नहीं, सिर्फ भाजपा के लोग ही जनता को देखते हैं और तो कोई देखता नहीं। अगर हम सच्चाई कहते तो वो कहते हैं तो सामने दिखाई देता है, जो सामने हो रहा है हम वो दिखाई देते हैं। आप वो करते हैं वर्मा जी जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आपको सिखाया जाता है। आपको सिर्फ अपनी पार्टी के अलावा कोई दूसरा आदमी सच्चा दिखाई नहीं देता। वर्मा जी अंदर सोचने के बाद तब बोलिए, ऐसे मत बोलिए, समझे? चलिए संजीव मैं इंतजार करूं या आपकी बात का जवाब दूं? हाँ हो हाँ गई, बोलिए, उनकी बात कंप्लीट हो गई सर। पल्लवी जी, हमारे बड़े भाई जो अभी 2014 की बात करने लगे थे, तो 2014 के बाद देश की जो तस्वीर बदलने का काम माननीय मोदी जी ने किया और डबल इंजन की सरकार होते हुए जो उत्तराखंड का जो जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उत्तराखंड में हुआ, मैं सोचता हूँ इससे पहले इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। जिस प्रकार से ऑल वेदर रोड्स बने हैं 2014 के बाद, जिस तरह से कर्णप्रयाग रेल परियोजना यहाँ पे लाई गई, जिस प्रकार से लगातार जितने भी हमारे धाम हैं उनमें ट्रॉली सिस्टम लग रहा है, रोपवेज लग रहे हैं, जिससे वहाँ का टूरिज्म के आगे और 4 चांद लगने वाले हैं। जिस तरह से होम स्टे की एक परिकल्पना को लेकर हम उत्तराखंड में आए और जिससे हमारे स्थानीय युवा अपना रोजगार अपने घर पे ही पा रहे हैं, उनको रोजगार के लिए पलायन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल पलायन नहीं करना पड़ रहा है। और देखिए पलायन का भी जो एक शब्द होता है पलायन, तो पलायन 2 तरह का होता है, एक विकासवादी पलायन होता है और विकासवादी पलायन न केवल उत्तराखंड बल्कि समस्त राज्यों से और समस्त विश्व में हर समय होता है, जब हम और बेटर कुछ पाने के लिए अपने स्थान को छोड़ के दूसरी जगह पे पलायन करते हैं, दूसरी जगह को जाते हैं, तो वो एक कोई विकासवादी पलायन होता है। और इस तरह के पलायन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं मैं समझता हूँ। अच्छा, बात रही, देखिए जिस तरह से आज जबरदस्त डेवलपमेंट उत्तराखंड का हो रहा है, जिस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी किसी का भी भेद, किसी वर्ग का, किसी जाति गैरसैंण का विकास क्यों नहीं कर रहे सर? उस सबका विकास में गैरसैंण गैर है क्या? आप मुझे ये बताएं कि वहां पर क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। चलिए आप अपने कार्यकाल में बताएं। जी मैं आ रहा हूँ, मैं आप ही की बात से आ रहा हूँ। जिस तरह से सबका विकास, हर वर्ग का विकास, हर समुदाय का, जाति धर्म का, सबका विकास, और हम लोग कभी भी वर्ग भेद नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हमारी करनी में कोई भेद नहीं है। हम सबको आवाज दे रहे हैं, सबका उज्ज्वला गैस के माध्यम से हमने सबको अपनी गैस दी, हर घर को नल दिया, हर घर को बिजली देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और डीबीटी के माध्यम से सीधा सरकार से पैसा सीधा लाभार्थी के खातों में जा रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई बीच में लाल लपेट नहीं है, कोई बीच में पहले आधा पैसा बीच के जो दलाल होते थे वो खा जाया करते थे और जनता को उसका जो उचित लाभ होता था वो नहीं मिल पाता था। अब वो सारा सिस्टम, वो बीच का जितना भी लूप होल था वो सब सरकार ने अपने प्रयासों के द्वारा खत्म किया है। अब बात आई, आपने जैसा भी कहा गैरसैंण का क्या विकास हुआ, गैरसैंण का विकास क्या हुआ, उस पे आ रहा हूँ मैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने गैरसैंण की ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की और साथ ही साथ उन्होंने 25,000 करोड़ का एक कॉर्पस फंड बनाकर गैरसैंण में जितनी भी हमारी योजनाएं, जिनमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वहाँ पे आवास बनाने की योजना हो, चाहे वहाँ पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पर सीवरेज की प्रॉब्लम दूर करने की आवश्यकता हो, चाहे वहाँ पर जो मिनी सचिवालय बनना है,
जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और सभी के लिए एक आवास की जो व्यवस्थाएं होनी है, उन सारी व्यवस्थाओं के ऊपर काम करना है और वो सारे काम आरंभ कर दिए गए हैं। वहां पर पेयजल की तमाम योजनाएं चालू कर दी गई, पेयजल की ये योजनाएं कितना चालू हो कितना चुकी है लोगों को मैडम। फायदा मिल रहा है संजीव जी? अब आप कागजों में तो कुछ भी करते रहिए सर, धरातल पर लोगों को कितना फायदा मिल रहा है वो मैटर करता है ना। पल्लवी जी, धरातल की बात कर रहा हूं कागजों मैं, में तो 2 करोड़ की नौकरी भी, हमें 2 करोड़ नौकरियां भी मिल रही थी सर, कागजों में तो हमारा 15 लाख आ गया अकाउंट में। पल्लवी जी, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की तरह हवाई बातें नहीं करता। हमारी पार्टी कांग्रेस की तरह हवाई बातें नहीं करती। हम जो धरातल पे करते हैं, जो डिलीवर विकास को हम डिलीवर कर रहे हैं, हम केवल उसी की बात करते हैं। हम कांग्रेस की तरह शिलापट लगा के एक किसी भी योजना का एक भूमि पूजन कर दिया और उसको भूल गए। इस प्रकार के मैं सोचता हूँ सैकड़ों हजारों की संख्या में आपको शिलापट दिखाई दे जाएंगे, जहां पर इन्होंने खाली शिलापट लगाने का तो काम किया, लेकिन उसके ऊपर एक ईंट रखने का भी काम नहीं किया। अभी 3 दिन पहले देखिए, विजन ये होता है, इसको विजन कहते हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर माननीय गडकरी जी ने अकोला से अमरावती तक 4 दिन और 9 घंटे में 75 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया, धरातल पे किया। और इसको कहते हैं काम करना और एक विजन के साथ काम करना। और हम जो करते हैं उसको हम गिनाते हैं। और कांग्रेस की सरकारों में राजस्थान का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें रातों रात एक सड़क दिखाई गई थी, उसके ऊपर ये कोयले की जो केरी होती है, कोयले की केरी दिखाकर उस सड़क को दिखा दिया गया था कि सड़क बना दी गई है। और ये घोटाला बहुत समय तक चर्चा का एक विषय बना रहा था। उस तरह के काम हम लोग नहीं करते। हम कांग्रेस की तरह घोटालेबाज नहीं है। कांग्रेस का पूरा कार्यकाल घोटालों में कटा है। जब तक यूपी की सरकारें रही, हर दिन अखबारों की सुर्खियां बनता था, आज अमुक घोटाला हुआ है, आज अमुक घोटाला हुआ। लेकिन 2014 के बाद जब से माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, जीरो टॉलरेंस की सरकार बनी है, विकास परक सरकार बनी है, आज हर दिन अखबारों की सुर्खियां बनता है कि आज ये विकास कार्य हुआ है, आज ये नेशनल हाईवे बना है, ये एक्सप्रेस हाईवे बना है, आज ये टनल बनी है, आज ये रोडवेज बने हैं, आज देश ने ये उन्नति करी है, आज ये यूरिया का नैनो प्लांट बना है, जहाँ जो यूरिया की बोरी जो यूपीए सरकार में जिसकी पूरी तरह से कालाबाजारी हुआ करती थी, आज वो 3500 रुपए की यूरिया की बोरी, जिसमें अभी तक 50% सब्सिडी हमारी सरकारें दिया करती थी, लेकिन आज माननीय मोदी जी ने एक नया यूरिया का नैनो प्लांट की एक देश को समर्पित किया है, जो लिक्विड बॉटल में 3500 रुपए का यूरिया मात्र 300 रुपए में किसान की आय को बढ़ाने का हम लोग जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, किसान की आय कैसे दुगना हो, उसके लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, किसान कैसे समृद्ध हो, इसके लिए हम जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग धरातल पे काम करते हैं, हवाई बातें नहीं करते हम। ठीक है, भास्कर शुक्ल जी जी बताएं सर, आपके ऊपर फिर से इतने सारे आक्षेप लग गए कि सारे घोटालों में लिप्त रही है कांग्रेस पार्टी और अब कह रही है कि हमारी छवि तो इतनी दुरुस्त है। मैडम इन्होंने तो आज इतनी अच्छी बातें कही कि मैं इनका फैन हो गया, संजीव वर्मा जी का। संजीव वर्मा जी, मैं आपका फैन हूँ आज से। बस आपसे मेरा ये निवेदन है, जब मैं बोलना शुरू करूंगा, जैसे आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलना, चुपचाप बैठा रहा, सुनता रहे, जो भी आप बोलते रहे, आप इस बीच में मत बोलना, ठीक है वर्मा जी। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी, प्रातः स्मरणीय, स्मरणीय, परम पूजनीय जी,
वो कभी भी हवाई बातें नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हवाई बातें नहीं करते। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करेगा, और आज देश के पास हवाई जहाज की अपनी जो है कोई व्यवस्था ही नहीं है। एयर इंडिया हमारी दिख चुकी है। 15 लाख रुपए सबके खातों में आ चुके हैं। अमेरिका का सैन्य जनरल आज बोल रहा है कि चीन की गतिविधियां लद्दाख में जो है वो चिंताजनक स्थिति में है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और आपने तो बहुत बड़ी बड़ी सड़कें गिनवा दी, 105 किलोमीटर एक दिन में बनवा दी आपने। 5 किलोमीटर का विकास नगर में हरिपुर अंबाड़ी जो सिंचाई विभाग का मार्ग है, इसमें 8-8 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं। पिछले 5 सालों से ये नहीं बना है। ये सामने वाली बात है। भ्रष्टाचार पे तो आपने पूरी तरह से रोक लगा दी है। ट्रांसफार्मर घोटाले का जिस व्यक्ति पर आरोप है, वो व्यक्ति आज यूपीसीएल का एमडी बना हुआ बैठा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि आप कह रहे हैं कि युवा को रोजगार आप घर पे ही दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा तो और कोई झूठ हो ही नहीं सकता। युवा कौन सा ऐसा है जिसको घर पर रोजगार मिल रहा है? सारे उत्तराखंड का आज आप इंडेक्स में देख लीजिए, बेरोजगार केवल कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी है बेरोजगार, और आपको बेरोजगार अगले 20 साल तक मिलने वाला नहीं है। 20 साल तक अगले 20 साल तक आपको रोजगार नहीं मिलने वाला है। चलिए वर्मा जी मर्यादा बनाए रखते हैं सर। देखिए, आप इतनी देर से बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे ना। अब आपको भी बड़प्पन का परिचय तो देना पड़ेगा सर। अब आपको भी सुनना पड़ेगा, विपक्ष कह रहा है तो कुछ। हाँ जी, और युवा जो है आज जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड जो है बेरोजगारी में बहुत ऊंचे स्थान पर आज है। तो उत्तराखंड को इतनी ऊंचाई इन्होंने दे दी। आपने पलायन की राजस्थान डबल नंबर पे है। काय को पीछे बोल रहे हो? राजस्थान डबल है। अरे बता 28.4 है। अरे सुन लो वर्मा जी, सुन लो। आपने कहा कुछ बेहतर पाने के लिए दूसरे शहर दूसरे राज्य में पलायन करने में कोई बुराई नहीं है, भाजपा कहती है। हम कहते हैं हमारा पहाड़ ही इतना बढ़िया क्यों नहीं होता कि लोग दूसरी जगह से पलायन करके हमारे पहाड़ में जो है रोजगार के लिए आए। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। उज्ज्वला योजना का आपने जिक्र किया, 1000 का सिलेंडर जिससे आपने अभी पिछले महीने 200 रुपए की सब्सिडी दी, ये 800 रुपए का आज मिल रहा है कांग्रेस के शासन में। 414 रुपए का सिलेंडर, 3 सिलेंडर मुफ्त भी दे रहे हैं। 3 सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं। 3 सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी है। वहाँ क्यों नहीं दे रहे? छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्यों नहीं दे रहे? जवाब दीजिए आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? अरे बता रहा हूँ ना। अरे वहाँ बोला, वहाँ की जनता ने कौन सा पाप किया है? वहाँ की जनता ने कौन सा पाप किया है बताइए? कौन सा कोई पाप किया है क्या? अरे राजस्थान की जनता ने कोई पाप किया है क्या? अरे सुन लो वर्मा जी, सुन लो ना, सुन तो लो। सुनने की क्षमता भी रखो, थोड़ा संयम रखो। प्रवक्ता ऐसे नहीं होते जो खाली अपनी बोलना जानते, दूसरे की सुनते नहीं है। क्या आप ये बताओ कि हिंदुस्तान की जनता ने कौन सा अपराध किया है कि 15-15 लाख रुपए अब तक हमारे खाते में नहीं आए? कहाँ है हमारे 15 लाख रुपए जिसका वायदा किया था? जवाब दो, क्या अपराध किया हिंदुस्तान की जनता ने? आप लोग आपकी पार्टी के राहुल गांधी जो नोटबंदी के ऊपर सबसे ज्यादा हल्ला मचाते हैं, उनके बोरियों में भरे हुए नोट एक झटके में रद्दी का टोकरा बन गए। इसीलिए आप लोग नोटबंदी के ऊपर इतना शोर मचाते हैं। नोटबंदी करते हुए जैसे नोटबंदी हुई, कश्मीर से पत्थरबाजी एक झटके में समाप्त हुई। आप एक झटके में समाप्त हुई। कश्मीरी पंडित आज कश्मीर से फिर पलायन कर रहा है। तब भी भाजपा का शासन था, आज भी भाजपा का शासन है। बात कर लो गैरसैंण की, तो गैरसैंण को तुमने जो है गैरसैंण के लोगों को, पहाड़ के लोगों को बेवकूफ बनाने का तुम लोगों ने काम किया है। चलिए दिनेश शक्ति त्रिखा, सिर्फ गैरसैंण का मसला नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष अपनी रणनीति तैयार कर चुका है। इनमें एक बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भू कानून, लोकपाल और भ्रष्टाचार। अब इसमें से भू कानून और लोकपाल को लेकर मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि लोकपाल तो पहले भी बहुत छाया रहा और अभी तो ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है। दिनेश जी। अच्छा, मुद्दे तो बहुत तनवीर
और ये बार बार जब ये 14 लाख वाली जब बात इन्होंने कही कांग्रेस प्रवक्ता ने, ये बात सब आपके इनके पीएम साहब का सबसे पहला झूठ था जो ये कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते। आज की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति ये वर्मा जी बताएंगे। आज डॉलर 77 रुपए हो गया, इंडिया का पैसा जो है वो 22 रुपए हो गया। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। जीडीपी 8 अंक पे पहुंच गई है, जीडीपी 8 अंक पे पहुंच गई है। झूठ को छोड़िए। अरे सच्चाई के नेता आप सुन तो लीजिए, आज डॉलर 77 रुपए क्यों हो गया? आने वाले टाइम के ऊपर ये 80 रुपए हो जाएगा। इसके पीछे कौन हाथ है? कांग्रेस हाथ है, भाजपा का आदमी साथ है, कौन साथ है? रशिया ने तेल देना आपको बंद कर दिया, इसके पीछे किसका हाथ है? ये किसका विकास है? ये किसकी भाषा है? ये किसकी भाषा है? किसकी भाषा बोल रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं सर, सवाल पूछना अब क्या परमिशन नहीं है क्या, अनुमति नहीं है क्या कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष से सवाल पूछ लिया जाए? ना बिल्कुल नहीं, अनुमति नहीं है तो बता दीजिए सर। बिल्कुल बोलिए, लेकिन बायस्ड होके मत बोलिए ना। बायस्ड ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन बायस्ड होकर बात कर रहा है और कौन सिर्फ सवाल पूछ रहा है देश की जनता के हित के लिए या प्रदेश के हित के लिए? ये बायस्ड होना ना होना कौन डिसाइड करेगा? पल्लवी जी सुन रही हूँ। पल्लवी जी देखिए, हमारे बड़े भाई दिनेश जी, उनको ये भी जानकारी है, होनी चाहिए नहीं कह रहा हूँ, है कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है इस समय, जो कच्चे तेल के प्राइसेस हैं जो आज सबसे ऊंचे स्तर पे है 121.24 120 नहीं है, 144 है आज का रेट। तो जब सस्ते थे तो कौन सा हमारे देश में सस्ता मिल रहा था हमें पेट्रोल डीजल? तब भी महंगाई मिल रहा था। अब जाने दीजिए, बहुत बहुत इधर उधर भटक रहे हैं हम सब, बहुत भटक रहे हैं, वापस आ जाते हैं। मैं आपको कल की कीमत बता रहा हूँ। ठीक है, दिनेश जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। संजीव जी दिनेश जी की बात कंप्लीट होने दीजिए। बताएं त्रिखा साहब। हर एक चीज के बारे में सोचिए। आप पलायन के बारे में सोच रहे हैं, पलायन कहाँ कम हुआ? पलायन उल्टा बढ़ता जा रहा है पहाड़ पर। आपके देहरादून में पलायन बढ़ता जा रहा है। आप कह रहे पलायन कम हो गया, हमारी सरकार ने पलायन कम कर दिया। किसको आपने रोक कर दिया? किसी एक शख्स का नाम तो बता दीजिए। ये जनता की बात है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। वर्मा जी सोचिए, उसके बाद बोलिए। उसके बाद क्या हुआ, कितने सच्चाई? अभी जवाब दो या बाद में दो? अभी जवाब दो, बाद में दो? आप दीजिए। देखिए, स्वरोजगार के माध्यम से सरकार ने तमाम योजनाओं का सृजन किया है। तमाम सरकार लोन देने का काम कर रही है। जो हमारे महिला एनजीओज हैं उनको 5 लाख रुपए तक का हम लोग लोन दे रहे हैं, जिसे 50% तक की सब्सिडी है। किसान भाइयों को 3 लाख रुपए तक का 0% पे हम लोग लोन दे रहे हैं, जो जैविक खेती के लिए उनको लोन दिया जा रहा है, ताकि वो आत्मनिर्भर बने और अपनी आर्थिकी का और अधिक संवर्धन कर सके। मुद्रा लोन हमारी सरकार दे रही है और तमाम तरह के स्टार्टअप के लोन, और केवल लोन ही नहीं दे रही है बल्कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उनको जितने भी सरकारी जो कागजात बनने की जो एक प्रक्रिया है, उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, उसके ऊपर भी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। और बाहर के दूसरे राज्यों से हम लोग बड़ी इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ लाने का काम कर रहे हैं। तमाम बिजली परियोजनाओं को यहाँ लाने का काम कर रहे हैं। सोलर एनर्जी के काफी अभी भारत पेट्रोलियम ने उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा अपना सोलर एनर्जी सिस्टम यहाँ पर डेवलप करने का काम किया है। ये हमारी सरकार के जो एक रोजगार भी पैदा
करेगी और यहाँ की जो आर्थिकी है उसका भी विकास करेगी। इस प्रकार के तमाम कार्य माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के माध्यम से जो एक बड़ा मान रहे हैं कि इससे पहले के 5 साल के कार्यकाल में उतने काम नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे, अब धामी के नेतृत्व में ये काम हो रहे हैं। पल्लवी जी देखिए, पूरे 5 सालों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम काम किए हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, तमाम वर्गों को अपनी जो भी जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है। डबल इंजन की हमारे यहाँ सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम यहाँ का उत्तराखंड को स्वावलंबी बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है सर, अब ये सारे जवाब आप विपक्ष को दीजिएगा विधानसभा सत्र के दौरान, क्योंकि इस बार रणनीति तैयार करके बैठा है विपक्ष कि किस तरीके से आपको घिरा जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप विपक्ष को सकारात्मक जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।